हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे इतने इजी वे से, और कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इवन देन ऑफलाइन क्लास तक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मैप मिल जाते हैं, मैप दिखा के समझाने को मिल जाता है, इतनी फैसिलिटी ऑन ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलती है। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री को भी मैप से समझने का कितना अच्छा तरीका है। आप हिस्ट्री को मैप से समझने की अगर कोशिश करिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। तो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में दो लोगों के रोल को हमने क्लियर कर लिया है। कौन कौन से? एक है मजीनी, जिनके बारे में जो सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी कहलाते हैं इटली के। उसके बाद दूसरे कैवूर के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि मजीनी को सोल ऑफ इटली कहा जाता है। रीजन, इन्होंने आइडियाज डेवलप किए लोगों के मन में कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, एक कल्चर का है, एक रिलीजन का है, एक लैंग्वेज का देश बनना चाहिए। मतलब नेशन स्टेट की फीलिंग को जनरेट करने का काम किया मजीनी ने, नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने का काम किया मजीनी ने। उसके बाद नेक्स्ट है कैवूर। कैवूर किस टाइप के थे? तो मोनार्क थे, ये राजा के सपोर्टर थे। तो राजा महाराजा के सपोर्टर हैं ये, तो ये मोनार्क टाइप की गवर्नमेंट हमेशा स्टेबल करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना। और मजीनी किस तरह की गवर्नमेंट स्टेबल करना चाहते हैं? तो मजीनी, याद रखिएगा बेटा, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जनता की सरकार बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो शासक हो वो जनता के द्वारा चुना जाए। ठीक है, तो मजीनी चाहते हैं इस टाइप की गवर्नमेंट, और कैवूर चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो अंडर द मोनार्क बने, राजा के अंडर बने, क्योंकि कैवूर खुद ही मोनार्क की फैमिली से बिलोंग करता था। तो हमने कैवूर के बारे में भी देख लिया कि इसी ने मेनली यूनिफिकेशन को लेड किया। पूरी तरह से पूरा यूनिफिकेशन में दिमाग लगाने का काम किसका था? कैवूर का था। तो ये हमने देखा कैवूर के बारे में कि कैवूर ने ही गैरिबाल्डी को भी बुलाया था कि आ जाइए, आपकी जरूरत है यहाँ पे, याद है? तो कैवूर की ही सूझबूझ थी कि कैवूर ने पूरा का पूरा इटली यूनिफाई कर दिया। आपको याद हो तो विक्टर एमेनुअल सेकंड क्रीमियन वॉर में अपनी आर्मी भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन कैवूर ने समझाया कि अपनी आर्मी भेजिए वहां पे, हमें बेनिफिट मिलेगा उसका। और फाइनली फ्रांस और ब्रिटेन के सपोर्ट में कैवूर ने अपनी आर्मी, मतलब विक्टर एमेनुअल सेकंड ने अपनी आर्मी भेज दी। और इसका बेनिफिट यह रहा कि फ्रांस और ब्रिटेन जब जीता तो उन्होंने पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर से दोस्ती कर ली। मतलब विक्टर एमुअल सेकंड के किंगडम से दोस्ती हो गई एक तरीके से, और सपोर्ट मिलने लगा उनको बाहर से, ध्यान रखिएगा। तो अब उसके बाद लास्ट हीरो ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन, जिसका नाम है गैरिबाल्डी। क्या नाम बेटा? गैरिबाल्डी। तो इसके बारे में अब हमें इस लास्ट लेक्चर में देखना है कि गैरिबाल्डी कौन था, क्या रोल प्ले किया इसने, गैरिबाल्डी किस आइडियोलॉजी पे चलता है, किसका चेला है गैरिबाल्डी, कैवूर का है या फिर इन भाई साहब का है? क्या नाम है इनका? मजीनी। अब आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। काउंट कैमिलियो डी कैवूर को किस टाइटल से बुलाया जाता है? मतलब क्या टाइटल कैवूर को दिया गया था, ये जरूर बताइए आप लोग मुझे प्रीवियस का नेक्स्ट कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इटली का मैप था, कार्बोनेट सोसाइटी के बारे में पढ़ा, ये सबसे पहले लीडर थे मजीनी, याद हो तो मजीनी के पॉइंट्स हमने देख लिए। और उसके बाद ये कैवूर थे, कैवूर के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब स्टार्टिंग होती है लेक्चर की, जिसका नाम है, याद रखिएगा, इसे भी एक टाइटल दिया गया है, इसे कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ द इटली। क्या कहते हैं बच्चा? स्वॉर्ड ऑफ द इटली, ध्यान रखिएगा, इटली की तलवार कहते हैं इसे। रीजन अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं इसके हाथ में तलवार है, ऐसा देख के तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं कि हाथ में तलवार है इसलिए स्वॉर्ड ऑफ द इटली कह रहे हैं। उस तरह तो मोनार्क के भी हाथ में तलवार होगी, तो उसे भी तो स्वॉर्ड ऑफ द इटली कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। अब देखिए इसका नाम क्या था? जुसेप्पी गैरिबाल्डी, या गुसेप्पी गैरिबाल्डी भी कहते हैं इसे, जुसेप्पी गैरिबाल्डी भी कहते हैं, जो आपको बेटर लगे वो प्रोनाउंस कीजिए।
तो गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? एक नीस देश था, नीस जगह का नाम था, जो बाद में सार्डिनिया के अंडर आ गया। किसके अंडर आ गया? सार्डिनिया के। तो गैरिबाल्डी वहीं का निवासी था, याद रखिएगा। और गैरिबाल्डी जो फॉलोवर था वो मजीनी का फॉलोवर था। किसका था? मजीनी का। तो गैरिबाल्डी की आइडियोलॉजी किसके जैसी होगी? मजीनी के जैसी। मतलब गैरिबाल्डी भी किस टाइप की गवर्नमेंट बनाना चाहता होगा? रिपब्लिकन टाइप की गवर्नमेंट बनाना चाहता है। किस टाइप की? रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाना चाहता है, मतलब जनता की सरकार बने, मोनार्क का अपोजर है, मोनार्कियल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, राजशाही को सपोर्ट नहीं करता। इसने फाइनली गैरिबाल्डी ने 1833 में यंग इटली ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो पीडमोंट में एक अपराइजिंग हुई थी, रिवोल्ट हुआ था 1834 में, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और वो रिवोल्ट फेल हो गया, तो इसे जो है मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन ये भाग गया साउथ अमेरिका। कहां भाग गया? साउथ अमेरिका भाग गया। वहां पे उसने गोरिल्ला वॉरफेयर की प्रैक्टिस की गैरिबाल्डी ने, मिलिट्री एक्सप्लॉइट किए, मतलब बहुत सारे मिलिट्रीज में जो है, मतलब मिलिट्री वहां भर्ती हो गया और मिलिट्री के थ्रू उसने कई सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया साउथ अमेरिका में। 14 साल उसने साउथ अमेरिका में बिताए, 14 इयर्स। ठीक है। और इस 14 इयर्स में उसने गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? देखिए, वॉर दो तरीके की होती है, एक फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्ट वॉर होना, ठीक है, जिसमें आप सामने और दूसरा विरोधी सामने और आपस में लड़ रहे हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? इसमें जनरली जो है आप छुप कर दूसरों के ऊपर वार करते हैं, आप फ्रंट टू फ्रंट या फेस टू फेस वॉर नहीं करते हैं। और गोरिल्ला वॉरफेयर याद रखिएगा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है हिली रीजन्स में। कहां पे? हिली रीजन्स में, फॉरेस्ट रीजन में गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत सक्सेसफुल है। तो यहां पे जो गैरिबाल्डी था ये गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। और फाइनली इटली लौट कर आया 1848 में। कब लौट कर आया? 1848 में। किसके कहने पे? याद है? उसने बुलाया था, किसने? इन भाई साहब ने, कैवूर ने। अब उसके बाद देखिए 1848 में आया और उसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है। अगेंस्ट फ्रांस, फ्रेंच के खिलाफ ऑस्ट्रिया में 1848 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़े। ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों के खिलाफ युद्ध लड़े। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप बताओ हारेंगे या जीतेंगे? एक अकेला देश दो देशों से लड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हार जाएगा। तो गैरिबाल्डी भी यहां पे हार गया। तो याद रखिएगा, सॉरी उस समय कैवूर नहीं आया था, ये थोड़ा सा मेरे से गलती से निकल गया, ये ध्यान रखिएगा। 1848 के टाइम पीरियड में कैवूर नहीं है अभी। ठीक है। तो यहां पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो गैरिबाल्डी आया है ये रिवॉल्यूशन कराने के पर्पज से इटली वापस आया है 1848 में, ये किसी के द्वारा बुलाया नहीं गया। और 1848 में याद है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस भी हुआ था एक जगह। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस क्या था, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है। अब आगे देखिए, गैरिबाल्डी को जब कैवूर ने 1860 में बुलाया था, याद रखिए कब बुलाया था? 1860 में, 1860 में बुलाया था। 1860 में गैरिबाल्डी को बुलाया, किसने? कैवूर ने। और सपोर्ट मांगा, मदद मांगा कि जो साउथ इटली है वहां से स्पेनिश रूलर को हटाइए। ठीक है। तो गैरिबाल्डी से मदद मांगी। उस समय याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, गैरिबाल्डी के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? मतलब जो गैरिबाल्डी की सेना थी उसे क्या कहते हैं? गैरिबाल्डी की सेना को रेड शर्ट्स एंड हीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेड शर्ट्स एंड हीरोज। तो कैवूर ने गैरिबाल्डी को बुलाया और जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीतने को कहा। तो देखिए बेटा, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहां पे है? मैप पे देख लीजिए एक बार, ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये रहा पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर, सभी को दिख रहा है। तो यूनिफिकेशन भी यहीं का राजा करवा रहा है। ये रहा पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर, ये दिखा सभी को? पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर दिखा। यहीं का किंग है विक्टर इमैनुअल सेकंड। कौन है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ही जो है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ही रिस्पांसिबिलिटी दे रखी है किसको? कैवूर को, कि पूरे के पूरे इटली को क्या करो? पूरे इटली को यूनिफाई करो। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट तो कैवूर ने जो है यूनिफाई कर लिया है। सभी को याद होगा ऑस्ट्रिया से पहली वॉर लड़ी और उसके बाद फाइनली जीता और पूरे रीजन को यूनिफाई कर लिया। उसके बाद अब साउथ वाले पार्ट की बात आती है, तो मैंने पहले ही आपको समझाया था, साउथ वाले पार्ट को यूनिफाई करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साउथ वाला पार्ट जो था, स्पेनिश रूलर यहां पे रूल करते थे। स्पेन की बर्बन डायनेस्टी यहां रूल करती थी और स्पेन और फ्रांस आपस में पड़ोसी और मित्र थे। तो यहां पे कैवूर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे।
तो इसीलिए कैवूर ने बुलाया एक रिवॉल्यूशनरी को जिसका नाम था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी आए और गैरिबाल्डी से कहा कि अपनी रेड शर्ट्स एंड हीरोज वाली सेना लो और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीतकर हमें वापस दो। ठीक है, तो यहां से सार्डिनिया से शिप्स के थ्रू जो है इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया और यहाँ पे सिसिलीज पे अटैक करना इधर से स्टार्ट किया और फाइनली धीरे 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 पूरे रीजन को जीत लिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए बच्चा कि गैरिबाल्डी ने जब यहाँ पे सिसिलीज में अटैक करना स्टार्ट किया तो यहाँ की जो पुअर पीजेंट्स थे, जो भी किसान वगैरह थे, ये समझ लीजिए उस समय की 90% जनता अनपढ़ हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? इलिटरेट, अनपढ़। ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 90% जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको मीनिंग के बारे में भी नहीं पता है। तो गैरिबाल्डी ने जब यहाँ पे अपनी सेना ट्रूप के साथ, रेड शर्ट्स एंड हीरोज के साथ जब यहाँ पे एंट्री की और स्पेनिश रूलर की आर्मी के साथ लड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ के जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इन्होंने गैरिबाल्डी का फुल सपोर्ट किया। अब रीजन सुन लीजिएगा, फुल सपोर्ट क्यों किया? क्या इटली के साथ यूनिफाई होना चाहते थे या जानते थे इटली देश बनने जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वहां के पीजेंट्स और फार्मर को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। एक मतलब समझ लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वहां के पीजेंट्स और फार्मर का फुल सपोर्ट मिला किसे? गैरिबाल्डी को। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी बेटा, ये ध्यान से सुनिए। जो गैरिबाल्डी की सेना थी जब इसने अटैक किया इस रीजन पे यहां से, तो उस समय गैरिबाल्डी की सेना रेड शर्ट्स एंड हीरोज वाली ला तालिया चिल्ला रही थी। ला तालिया। ये ला तालिया क्या है? इटालियन वर्ड है। ला तालिया की मीनिंग होती है लॉन्ग लिव इटली। क्या क्या चिल्ला रहे हैं? लॉन्ग लिव इटली। जैसे हम लोग चिल्लाते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, भारत माता की जय, वैसे ही कुछ वो लोग ला तालिया चिल्ला रहे थे। मतलब नेशनलिज्म वाली फील को जनरेट करने के लिए या नेशनल अपने आप को जोश में रखने के लिए ला तालिया चिल्ला रहे थे वो लोग। अब यहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के जो किसान वगैरह थे, पीजेंट्स और फार्मर्स थे, इनको समझ में आया कि ला तालिया कोई विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन है? पीडमोंट सार्डिनिया का किंग। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड की कोई वाइफ है ला तालिया, जिसको यहां के रूलर ने किडनैप कर लिया है। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जो स्पेनिश रूलर है, बर्बन डायनेस्टी का रूलर, इसने विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ ला तालिया को किडनैप कर लिया है। तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये सेना आई है। ठीक है, गैरिबाल्डी अपनी सेना लेकर उन्हीं को छुड़ाने आया है। इस मिसकंसेप्शन ने, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी आपको लिखनी भी है, इस मिसकंसेप्शन ने फाइनली पूरे इस साउथ वाले पार्ट को किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में पीजेंट्स और फार्मर का फुल सपोर्ट दिया किसे? गैरिबाल्डी को। और फाइनली गैरिबाल्डी इस रीजन से स्पेनिश रूलर को वाइप आउट कर देता है, खत्म कर देता है, भगा देता है और फाइनली पूरा रीजन जीत लेता है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कैसे जीता गैरिबाल्डी ने, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट कैसे मिला, ये क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में बैठ गए होंगे अगर आपने ध्यान से आंसर सुना है। फिर भी नहीं सुना है तो पीछे बैक करिए, रिवर्स करिए और फिर से सुनिए पूरी स्टोरी। अब यहां पे गैरिबाल्डी ने जीत लिया। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, गैरिबाल्डी ने जब ये रीजन जीत लिया तो यहां पे जो है कैवूर ने कहा मुबारक हो भाई, आपने जीत लिया है, अब ये रीजन हमें हैंड ओवर कर दीजिए। तो गैरिबाल्डी ने कैवूर को मना कर दिया कि हम ये रीजन जो हमने किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जीता है, हम इसको पीडमोंट सार्डिनिया एम्पायर के साथ मर्ज नहीं करेंगे, इसको इसके साथ नहीं मिलाएंगे, चाहे जो कर लीजिए आप। रीजन, गैरिबाल्डी किसका फॉलोअर था? याद है? मजीनी का था। मजीनी क्या चाहता था? रिपब्लिकन गवर्नमेंट बने। तो गैरिबाल्डी ने कहा कि हम यहां पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में कौन सी गवर्नमेंट बनाएंगे? एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाएंगे और हम मोनार्क के साथ नहीं जाएंगे। कैवूर को यह बात पसंद नहीं आई, कैवूर नाराज हो गया और फाइनली कैवूर अपनी आर्मी लेकर गैरिबाल्डी के ऊपर या इस रीजन में अटैक करने के लिए वहां से मूव कर देता है। और वहां से मूव करते हुए जब यहां पे पहुंचते हैं कैवूर, तो गैरिबाल्डी बिना लड़े, याद रखिएगा लड़ाई नहीं होती है दोनों के बीच में, बिना लड़े ही कैवूर को सरेंडर कर देते हैं गैरिबाल्डी, और गैरिबाल्डी वॉर करने से मना कर देते हैं।
रीजन, गैरिबाल्डी को एक चीज की तसल्ली थी कि चलो फॉरेन रूलर को तो हमने हटा दिया, बड़े हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए लेकिन फॉरेन रूलर को वाइप आउट कर दिया है। तो इस बात से ही उन्होंने खुश होकर जो है फाइनली कैबूर को गैरिबाल्डी ने जो रीजन जीता था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वाला, इसको हैंड ओवर कर दिया। अब इसके लिए एक एनसीईआरटी में आपके फिगर है, वो फिगर जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको काफी चीजें उससे समझ में आ जाएंगी। देखिए ये एनसीईआरटी का एक फिगर है जिसमें आपको देखिए दो लोग दिख रहे हैं, कार्टून के थ्रू है ये, एक कैरिएटर है चाहे जो कहिए आप, ठीक है, एक तरीके का सटायर है या मजाक के लहजे से बनाया गया फिगर है। ये देख रहे हैं, ये है गैरिबाल्डी भाई साहब। कौन है? गैरिबाल्डी। और इधर देख रहे हो ये कौन है? ये विक्टर इमैनुअल सेकंड है। कौन है ये विक्टर इमैनुअल सेकंड है। तो गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल सेकंड को देखिए ये आपस में क्या कर रहे हैं। गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल सेकंड के पैर में जूता पहना रहे हैं, बूट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या गैरिबाल्डी वाकई जाके विक्टर इमैनुअल सेकंड को जूता पहना रहा था? नहीं, ये दिखा रहा है कि जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था उसको गैरिबाल्डी जो है विक्टर इमैनुअल सेकंड को हैंड ओवर कर रहा है कि भैया आप ये संभालिए, लीजिए, हम आपको ये सरेंडर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यही ये फिगर डिपिक्ट कर रहा है कि गैरिबाल्डी वहां जूता नहीं पहना रहा था एक्चुअल में ये शो कर रहा है कि जो है गैरिबाल्डी जो वहां पे, तो गैरिबाल्डी यहां पे जो है नीचे वाला पार्ट विक्टर इमैनुअल सेकंड को हैंड ओवर कर देता है। यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, तो इस तरह से गैरिबाल्डी ने पूरे यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे देखिए यहां तक पहुंच गए थे, वहां पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जो है गैरिबाल्डी को जो है सपोर्ट मिला, किसका? जो है पीजेंट, लोकल पीजेंट्स का, फार्मर्स का। मैंने बता दिया कि उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या था। और ये नीचे आपके गैरिबाल्डी के बारे में कहानी भी लिखी हुई साउदर्न इटली में, जो है ला तालिया चिल्ला रहे थे। और किसानों का क्या मानना था कि ला तालिया कौन है? विक्टर इमैनुअल्स वाइफ है। यहाँ पे वाइफ वर्ड नहीं छपा है, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, यहाँ पे लास्ट में ये देखिए जहां पे रेड है, विक्टर इमैनुअल्स के बाद वाइफ जरूर लगा लीजिएगा। तो किसानों का मानना था कि विक्टर, ला तालिया कौन है? विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ है। यहां तक की बातें समझ में आई आपको? अब देखिए यहां तक समझ में आ गया है। अब उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की प्रोसेस, एक बार पूरा शॉर्ट रिकैप में देख लेते हैं, ठीक है। वहां तक की चीजें तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, गैरिबाल्डी के बारे में भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, मजीनी के बारे में भी और काउंट कैविलियो डी कैबूर के बारे में भी। देखिए अब स्टार्टिंग से जरा सा छोटा सा रिकैप देखते हैं। इटली स्टार्टिंग में डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स में। और जिसमें से सार्डिनिया, पीडमोंट बताया था, सिर्फ इटालियन डायनेस्टी वाला रूलर यहीं पे रूल करता था, बाकी जगह पे फॉरेन पावर थी। ये मैंने पहले ही बता रखा है, जिनको ये बात ना समझ में आ रही हो, पहला लेक्चर यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जाके जरूर देख लें। अब उसके बाद ये यूनिफिकेशन का, इटली यूनिफिकेशन का आइडिया जो है मजीनी ने प्रोपोगेट किया। किसने प्रोपोगेट किया? मजीनी ने। किसके थ्रू? यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए 2 बार यूनिफिकेशन की प्रोसेस कोशिश की गई कि इटली को यूनिफाई किया जाए, एक 1831 में और दूसरा 1848 में। ये दो के दोनों अनसक्सेसफुल रहे। अब उसके बाद किंग जब बनते हैं सार्डिनिया के, विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो इन्होंने अपॉइंट किया चीफ मिनिस्टर अपना, किसे? कैवूर को। और उनको कहा कि भैया हमें इटली को यूनिफाई करके आप दीजिए। तो कैवूर ने भी डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, सबसे पहले दोस्ती की, किससे? फ्रांस से, ब्रिटेन से। और उसके बाद फाइनली ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया, ऑस्ट्रिया से नॉर्दर्न पार्ट छुड़वा लिया और कैवूर ने डायरेक्टली नॉर्दर्न पार्ट को सबमर्ज कर लिया। अब सदर्न पार्ट की बात आती है तो गैरिबाल्डी को बुलाया और सदर्न पार्ट को भी पूरी तरह से जीत लिया, सबमर्ज कर लिया। गैरिबाल्डी ने थोड़ा सा रिवोल्ट करने की कोशिश की लेकिन कैवूर ने फिर भी रिवोल्ट नहीं होने दिया और फाइनली नीचे सदर्न पार्ट भी, जिसे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी कहते हैं, उसको कवर अप कर लिया। इस तरह से फाइनली अब आप अगर ध्यान से देखो तो नॉर्थ भी यूनिफाई हो गया, साउथ भी यूनिफाई हो गया, लेकिन मिडिल इटली अभी बचा हुआ है, जहां पे कौन है? तो याद रखिएगा वहां पे आपके पैपल स्टेट जिसे कहा जाता है या जिसमें पोप्स रह रहे हैं। तो मिडिल इटली अभी आपका बचा है जिसको यूनिफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट पूरा यूनिफाई हो गया है। एक मिनट, फिर से मैप चला गया, सॉरी। यहां देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ वाला पूरा पार्ट किसमें मिल गया है बेटा? किंग इसमें पीडमोंट सार्डिनिया एम्पायर में ये इतना बड़ा पूरा मिल गया है। ये साउथ वाला पूरा मिल गया है, लेकिन बीच में ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है पैपल स्टेट, रेड कलर का सभी को दिख रहा है, पैपल स्टेट जो है ये वाला रीजन, ये अभी तक यूनिफाइड नहीं हुआ है। तो इसका यूनिफिकेशन कैसे होगा? तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहां पे रूल किसका है। देखिए मैंने बताया था क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है, हाईएस्ट रिलीजियस लीडर, उसे कहते हैं पोप। क्या कहते हैं बेटा? पोप। तो वो पोप जो है कहां से रूल करता है? तो इसी पैपल स्टेट से रूल करता था उस समय। कहां से? पैपल स्टेट से। याद रखिएगा, पोप पैपल स्टेट से रूल करता था। यहीं पे रोम और वेटिकन सिटी नाम के दो शहर हैं। इटली की कैपिटल आज के समय में क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इटली की कैपिटल आज क्या है? ठीक है, ये सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में, अभी एंड होते होते मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप टाइप करिए तुरंत। तो देखिए रोम और वेटिकन सिटी में यहीं पे मेनली पोप बैठता था और ये पूरा रीजन पोप का था। और इस पोप वाले रीजन को सपोर्ट मिला हुआ था फ्रेंच आर्मी का। किसका बेटा? फ्रेंच आर्मी का। तो यहां पे पोप के सपोर्ट के लिए, पोप को सिक्योरिटी के लिए जो है फ्रेंच आर्मी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पे कंट्रोल किसका है? फ्रांस का है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस यहां पे कंट्रोल कर रहा है इस पूरे रीजन को, तो इसको भी जीतना है। देखते हैं कैसे जीतेंगे उसको। तो इसको जीतने के लिए क्या किया गया? एक उस समय मेजर इंसिडेंस हो गया, लकली पीडमोंट सार्डिनिया के फेवर में हुआ, जिसके कारण ये वाला रीजन भी यूनिफाई हो गया, एक्सेप्ट 2 स्मॉल और 3 और 4 स्मॉल स्टेट्स। 3 या 4 स्मॉल स्टेट्स को छोड़कर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को छोड़कर, बाकी ये पूरा का पूरा रीजन भी यूनिफाई हो जाता है। अब देखिए वो इंसिडेंस क्या हुआ, ध्यान से समझिए वो इंसिडेंस क्या हुआ। में जो है फ्रांस के ऊपर, या फ्रांस ने अटैक कर दिया, या फ्रांस के ऊपर अटैक, फ्रांस और समझ लीजिए वॉर शुरू हो गई फ्रांस के साथ में। और किसके साथ में? प्रशिया के साथ में। याद हो तो ये वही टाइम पीरियड है जिस समय प्रशिया भी यूनिफिकेशन कर रहा है। याद है आप लोगों को? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मैंने पढ़ाया था, प्रशिया भी वॉर लड़ रहा था फ्रांस के साथ में। प्रशिया ने 3 वॉर लड़ी थी, याद है? और प्रशिया में कौन था यूनिफिकेशन करने वाला मेन? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि प्रशिया का कौन सा किंग है जिसने यूनिफाई करवाया और उसका सीएम कौन था? तो फ्रांस जो है प्रशिया के साथ वॉर में बिजी हो गया। तो फ्रांस ने क्या किया? पैपल स्टेट से अपनी आर्मी वापस बुला ली। पैपल स्टेट से आर्मी बुला ली, किसके के लिए? क्योंकि प्रशिया से लड़ना था, इसलिए पैपल स्टेट से अपनी आर्मी वापस विड्रॉ कर ली। अब फाइनली पैपल स्टेट के पास सिक्योरिटी के लिए कोई रीजन कुछ रह नहीं गया था, इसीलिए पैपल स्टेट ने क्या किया कि इटली के साथ में हाथ मिला लिया और इटली के साथ भी ज्वाइंट हो गया। एक्सेप्ट अब देखिए यहां पे भी काबूर ने इनको कुछ फ्रीडम दे दी कि चलिए ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, और आप लोगों को आपने रीजन में पूरी तरह से फुल ऑटोनॉमी होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्ट, लेकिन उन्होंने कह दिया था यार, मतलब पैपल स्टेट को कह दिया कि आप 2 रीजन्स पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, बाकी पूरे पैपल स्टेट पे हम कंट्रोल करेंगे। वो 2 रीजन्स थे, पहला रीजन था याद रखिएगा रोम, और दूसरा था वेटिकन सिटी। रोम एंड वेटिकन सिटी, इन 2 रीजन्स को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा इटली कैवूर ने यूनिफाई कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद फाइनली 1870s में ये हुआ था, ये ध्यान रखना। 1861 में ही जो बचा हुआ पूरा, मतलब पैपल स्टेट के यूनिफिकेशन से पहले ही विक्टर एमुल सेकंड को पूरे यूनिफाइड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया था। 1861 में ही, ध्यान रखिएगा, 1861 में ही विक्टर एमुल सेकंड को पूरे यूनिफाइड इटली का, विक्टर एमुल सेकंड कहां का किंग था? तो सिर्फ पीडमोंट सार्डिनिया का था। और 1861 में विक्टर एमुल सेकंड को पूरे यूनिफाइड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहां एक बात और ध्यान दीजिए, इसी के 6 महीने बाद काउंट कैमिलियो डी कैवूर की डेथ हो जाती है। रीजन याद है? उसे ब्रेन ऑफ द इटली कहते थे। तो कहते हैं कि उसकी मौत दिमाग की नस फटने से हो गई। अब सोचो कितना ज्यादा वो दिमाग चलाता होगा जिसके कारण उसके दिमाग की नस फट गई और फाइनली 6 महीने बाद डेथ हो गई। 1870s का जो यूनिफिकेशन हुआ था पैपल स्टेट का, उस समय याद रखिएगा कैवूर जिंदा नहीं था। ये काम विक्टर एमुल सेकंड ने किया। तो इस तरह से फाइनली पूरा का पूरा इटली यूनिफाई हो गया, रोम और वेटिकन सिटीज को छोड़कर।
वो भी आगे चलकर कुछ दिनों में, साल 2 साल में 1872 या 73 के आसपास में जो है रोम भी यूनिफाई हो जाता है इटली के साथ में। सिर्फ एक रीजन बचता है, वेटिकन सिटी, जो आज तक बचा हुआ है उसी तरह से वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो वेटिकन सिटी को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा इटली लगभग यूनिफाई कर दिया। ये ध्यान से मैप देखिए एक बार। ये था 1858 का इटली का मैप, यूनिफिकेशन से पहले का। देख रहे हैं, ये पूरा यूनिफिकेशन से पहले का मैप है, और फाइनली ये मैप जो है यूनिफिकेशन के बाद का है। तो ये मैप पूरा यूनिफिकेशन के बाद का है और ये यूनिफिकेशन से पहले है। तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले कितने सारे स्टेट्स हुआ करती थी, अब पूरा पूरा एक यूनिफाइड इटली है। और सिर्फ एक रीजन आपका बचा है, वेटिकन सिटी आज के समय में भी बचा है, उसी तरह है। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। आप लोग खुद एक बार गूगल भी सर्च कीजिएगा चाहे, 899 लोग मात्र इस रीजन में रहते हैं। और यहाँ पे सब वही चर्च रिलेटेड पर्सन ही रहते हैं, पोप्स हो गए, आपके फादर वगैरह हो गए, पूरे क्रिश्चियनिटी के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो सब यही वेटिकन सिटी में ही रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुआ। जिन लोगों ने आप इस प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उनको चीजें कम समझ में आई होंगी, तो पहले बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रीवियस 2 पार्ट अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ये तीसरा पार्ट अच्छे से देख लीजिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली बहुत बड़ा था, इसको समराइज करके कंपाइल करके आपके लिए इतना छोटा किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे बेटर आपको समझ में कभी नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है बेटा। तो अच्छे से देखिए, इसको समझिए, इसके नोट्स बनाइए। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली तक फाइनली कंप्लीट हो गया। अब एक और यूनिफिकेशन बचा है, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड का यूनिफिकेशन किस तरह से होगा, ग्रेट ब्रिटेन किस तरह से बनेगा, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। जस्ट टेक केयर।